आज इस प्रेसवार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं गोड्डा के पूर्व विधायक पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अमित मंडल जी, उनका इस मंच पे स्वागत करता हूँ। साथ ही उनकी बगल में पार्टी के सह मीडिया प्रभारी तारिक इमरान जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री अमित मंडल जी से आग्रह करता हूँ कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप लोग पार्टी के इस महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग में आए हैं। साथ साथ मेरे साथ उपस्थित योगेंद्र जी का, तारिक जी का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस मीटिंग के लिए कोऑर्डिनेशन यहाँ किया है। दोस्तों, ये प्रेस ब्रीफिंग जो हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये विगत दिनों से चल रहे जेएमएम और राजद के कॉन्फ्लिक्ट और बयानबाजी को लेकर है। और एक छोटे से सेंटेंस में यदि इस प्रेस ब्रीफिंग का शीर्षक रखा जाए तो यही होगा कि बालू से तेल कैसे निकाला जाता है। ये राजद और कांग्रेस से सीखना चाहिए। मैं इससे पहले अपने प्रेस मीडिया को बंधुओं को संबोधित करूं, मैं इस प्रेस ब्रीफिंग के 3 पहलुओं के बारे में टच करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हेमंत सोरेन की अवैध खनन, चाहे बालू हो या गिट्टी है, उसको रोकने के लिए विधानसभा के अंदर और पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बयानबाजी हेमंत सोरेन जो हमारे मुखिया हैं इस राज्य के, उन्होंने क्या किया था, उस पर हम लोग चर्चा करें। उसके बाद राजनीतिक राजद, कांग्रेस और झामुमो के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और संथाल में जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है राजद और कांग्रेस का, उसको रोकथाम के लिए क्या मेजर्स सरकार को करना चाहिए, उठाना चाहिए, उस पर भी चर्चा करें। दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब पूरा झारखंड कोरोना से जूझ रहा था और जो आंकड़े हम लोगों के पास प्राप्त हुए थे कि पूरा कोरोना काल में 5331 मौतें हुई थी जो रजिस्टर्ड थी। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य है और इस चीज को प्रेस मीडिया के माध्यम से आम जनता तक भी पहुंचना चाहिए कि पूरे कोरोना के पीरियड में जो 2 साल तक चला, जहां 5331 मौतें हुई जो रजिस्टर्ड थी, दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में प्रति वर्ष हाइवा के टक्कर से, अवैध बालू के टक्कर से, अवैध ट्रैक्टर के टक्कर से, वाहन से, उससे कई ज्यादा मौतें हो रही है। 2025 का आंकड़ा मैं आपको अगर दूं, जो मौतें अवैध बालू, हाइवा, अवैध परिचालन के कारण हुई है, 4200 लोगों की मौत हुई है 2025 में। 2024 में 3659, 2023 में 4173। यानी कि अगर इस 3 साल के आंकड़ों को आप मिला ले तो कोरोना काल में जितना मौत नहीं हुआ था, उससे ज्यादा मौत आज सड़क पर ये यमदूत जिसको कहा जाता है, हाइवा, ट्रैक्टर, उसकी वजह से हो रही है। और ये जब इसके तथ्यों के पीछे भी हम जाते हैं तो फिर पता चलता है कि जितने भी ओवर स्पीडिंग हाइवा हैं, वो 80% जो है इस घटना का मुख्य कारण, 80% अवैध रूप से चलने वाले हाइवा ये पूरे मृत्यु के कारण है। और इसको रोकने के लिए सरकार विवश दिख रही है। इसलिए विवश दिख रही है क्योंकि जो हवा का परिचालन हो रहा है, ट्रैक्टर का परिचालन हो रहा है, अवैध तरीके से जो बालू उठाव हो रहा है, गिट्टी उठाव हो रहा है, वो एक सिंडिकेट के माध्यम से चलता है। और जब सिंडिकेट के माध्यम से चलता है तो उस पर सरकार एक्शन नहीं ले पाती है, जिसका ये परिणाम दिख रहा है कि आज झारखंड में प्रतिदिन 12 से 14 लोग हाइवा, ट्रैक्टर से मर रहे हैं। इस पे सरकार क्या कर रही है, इस पे भी हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। और इस प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं जो झारखंड में घट रही है, ये काफी अपने में चिंताजनक है। हर दिन 12 से 14 लोग मर रहे हैं। अभी गोड्डा में, जहां से ये घटना का जो सूत्रधार है, जो क्षेत्र, वहां पे 5 लोगों की मृत्यु हो गई अवैध हाइवा से, अवैध ट्रैक्टर से। वहीं बालूमाथ, उससे पहले 6 लोगों की मौत हुई थी अवैध कोयला के खनन से। तो लगातार जहां पर भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, जहां पर भी
मौतें हो रही है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर, उसका कहीं ना कहीं रूट कॉज में आप जाएंगे तो कारण सिर्फ अवैध माइनिंग ही होता है, और अवैध माइनिंग में मिनरल, माइनर और मेजर मिनरल आता है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे कि हेमंत सोरेन ने खुद, मुझे लगता है कि सदन के अंदर ये कहा था कि हम हर एक नॉन टैक्स पेयर, गैर आयकर दाताओं को और गरीबों को घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू देंगे। अभी मैं आपके माध्यम से सरकार से बस इतना ही पूछना चाहता हूं, जो आपने विधानसभा के अंदर ये घोषणा की कि हम लोग नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देंगे, क्या आज यहाँ की जनता जो अंबेडकर आवास बना रही है, जो प्रधानमंत्री आवास बना रही है, जो अबुआ आवास बना रही है, उनको फ्री में आप बालू देने का काम कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो मजबूरी कहां है? मैं इसके साथ साथ हेमंत सरकार से और पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि 2000 CFT अधिकतम बालू यहां के गरीब लोगों को मिलेगा। मैं तमाम प्रखंड, जितने भी झारखंड के प्रखंड है, वहां पर बस एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये बता दे कि 2000 CFT हम लोगों को मुफ्त बालू मिला, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फिर कोई मतलब नहीं रहता। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी एक व्यक्ति पूरे झारखंड में ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि झारखंड सरकार की ये 2 घोषणाओं में जो है हेमंत सोरेन ने अमली जामा पहनाया। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने यहां तक कहा कि यदि जिले में अवैध खनन होता है तो सीधा सीधा इसका जवाबदेही SP और उपायुक्त के ऊपर पड़ेगा। आज आप बताइए कि किस SP और उपायुक्त को इसका जवाबदेह हेमंत सोरेन की सरकार बनाई है, या किसी पे एक्शन हुआ है अवैध खनन को लेकर? यदि अवैध खनन हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, यदि अवैध खनन नहीं हो रहा है तो फिर राम राज्य इस झारखंड में है, फिर किसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा था कि हम लोग अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे पूरे जिलों में। अब आप बताइए कि बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने कोई एक टास्क फोर्स हो जो मुस्तैदी के साथ बालू घाट गया हो और बालू घाट पर जाकर वहां पर एक्शन लिया हो, तो मुझे लगेगा कि हेमंत सोरेन ने 1% 2% अपना काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी इंस्टेंसेस आपको नहीं पूरे झारखंड में दिखेगा जो टास्क फोर्स के माध्यम से छापेमारी हो रही है और अवैध बालू के उठाव को रोकने के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठा रही है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अवैध बालू को रोकने के लिए आज CO हो या आपके DTO हो डरते हैं कि वो घाट पे ना जाए। घाट पे यदि वो जाएंगे तो उनको अपने जान का खतरा होता है। और कई एक ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि DMO को एक होम गार्ड तक मुहैया यह सरकार नहीं करा रही है कि आप अवैध खनन को रोकने के लिए कार्य करें। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि अगर DMO के पास फोर्स नहीं रहेगा, CO को अगर टास्क फोर्स नहीं मिलेगा जिला से, तो वो अवैध खनन पर रोकथाम लगा सके। इसलिए जितनी भी घोषणाएं हेमंत सोरेन की सरकार ने और हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर की थी, आज वो सारी की सारी घोषणाएं मुझे लगता है खोखली साबित हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी ही सरकार के लोगों ने उनकी कलई खोली, तो आप मुझे और आपको समझने के लिए कुछ बहुत ज्यादा सबूत की आवश्यकता नहीं है। हेमंत सोरेन ने कई ऐसे चीजें जो विधानसभा के अंदर बोली है, उसको आज वो धरातल पे उतारने में सक्षम नहीं दिख रहे। CCTV का मामला हो, चाहे वो ये बोल रहे हैं कि अवैध खनन जहां पे भी हो रहा है वहां हम लोग CCTV लगाएंगे, आज एक भी CCTV कोई भी घाट पे नहीं दिख रहा है। इसलिए पूर्णतः जितनी भी सरकार की घोषणाएं थी, वो सरकार की घोषणाओं में अमली जामा पहनाने का काम खुद हेमंत सोरेन की सरकार नहीं कर पा रही है। अब आते हैं हम लोग दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा है कि आपको याद होगा कि हालिया दिनों में के राजू जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो आते हैं और वो स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट में जो पॉइंट्स वो रेस करते हैं वो अपने में बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट्स है। झारखंड की सरकार को आईना दिखाने का काम के राजू कर रहे हैं। क्या बोलते हैं के राजू? ये कहते हैं कि माइनिंग माफियाओं का प्रभाव DC और SP पे लगातार दिख रहा है और माइनिंग माफियाओं के प्रेशर में DC SP कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ के राजू जो झारखंड के ही कांग्रेस के घटक दल के प्रभारी हैं, वो ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण और भूमाफियाओं का जो वर्चस्व है वो झारखंड में लगातार बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की विधि व्यवस्था खराब हो गई है। जर्जर स्कूलों के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है।
और इन सारी चीजों पे कांग्रेस कहीं ना कहीं पैनी निगाह बनाए हुई है और सरकार पर प्रेशर डालेगी। अब आप बताइए कि जिस सरकार कांग्रेस और राजद और जेएमएम के सहयोग से चल रही है, उसके प्रभारी आते हैं, प्रभारी आके इतना एलिगेशंस लगाते हैं और जेएमएम की तरफ से एक भी बयान इसके अगेंस्ट में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला है। जेएमएम की जहां तक बात आती है, जेएमएम इससे पहले ये कहते हैं कि कांग्रेस दुमुहा विषैला सांप है और वो कब किसको काटेगा ये पता नहीं है। तो इस तरह की जो प्रतिद्वंदता चल रही है, इस बीच में यहाँ की आम जनता ठगा सा महसूस कर रही है। सरकार भी उनकी है, प्रशासन भी उनका है, मंत्री भी उनके हैं, विधायक भी उनका है, लेकिन बावजूद आज जो गरीब जनता को बालू मुफ्त में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों घटक दल जो हैं महागठबंधन के, उनकी आक्रामकता के कारण। इतना जो बातें आज सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में आ रही है, तो अब तो कांग्रेस को भी यह स्पष्ट बताना चाहिए कि आखिर कौन ऐसे माफिया जो झारखंड में आज की डेट में कार्यरत हैं और उन माफियाओं की बदौलत आज की डेट में एसपी और डीसी पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ये अब सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए आखिर किसके प्रेशर में ये सरकार काम कर रही है। और सरकार स्वतंत्र रूप से अवैध माइनिंग को और खासकर बालू को, जिसको आप लोग गोल्डन भूरा सोना भी कहते हैं, वो आखिर किसके प्रेशर में लगातार उगाही का बदस्तूर जो आलम वो जारी है। दरअसल सारा मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि असम चुनाव को लेकर फोकस में है और असम चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और जेएमएम अपने आप में खींचातानी मचाई हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी इलीगल माइनिंग था जो झारखंड से होना था, जितना भी इलीगल पैसा था जो झारखंड से जाना था, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इस तरह का बयानबाजी हो रहा है और प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। कहीं ना कहीं इन सारे घटनाक्रम को आप देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जेएमएम का बयान आना दुमुहा विषैला सांप, फिर कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी का बयान आना कि सारे बालू माफिया प्रेशर डीसी और एसपी पे दे रहे हैं। और इसके पहले जब बिहार चुनाव का जब आगाज हुआ था और बिहार चुनाव में जिस प्रकार से जेएमएम को दरकिनार किया गया था, बेइज्जती की गई थी, जो अपने आप को खतियानी पार्टी बताते हैं, और लालटन राजद के द्वारा जो उनके साथ सौतेला व्यवहार बिहार में किया गया था, कहीं ना कहीं वो सब चीज जेएमएम आज की डेट में उसमें मंथन कर रहा है और इस तरह का घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे पॉलिटिकल घटनाक्रम के बीच में विगत एक हफ्तों में कई तरह के बयानबाजी हुए हैं राजद और कांग्रेस के नेताओं को लेकर। प्रदीप यादव जी का लेटर आता है, प्रदीप यादव जी बोलते हैं कि विगत 6 महीनों में, आप मार्क कीजिएगा मेरा वर्ड वो यूज कर रहे हैं, विगत 6 महीनों में जो अवैध बालू का उठाव हो रहा है, उस अवैध बालू के उठाव को रोकने के लिए सरकार को और डीसी को मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। डीसी को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ये बात जो हेमंत सोरेन जी की सरकार में हेमंत सोरेन जी विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स रहना चाहिए, डीसी को कार्रवाई करना चाहिए, एसपी को जवाबदेही देना चाहिए, वही चीज को रिपीट करने का काम प्रदीप यादव जी अपने लेटर पे कर रहे हैं। लेटर पे मैं उनके लेटर को मैं उनका स्वागत करता हूं, उसके ये सोच का कि वो ये सोच रहे हैं कि रुकना चाहिए। लेकिन 6 महीने के अंदर के घटनाक्रम में राजद को अचानक से मिर्ची लग जाता है। अब कारण क्या है मिर्ची लगने का, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उनको नहीं लगना चाहिए मिर्ची। अगर कोई जेन्युइन सवाल उठाया जा रहा है तो उस जेन्युइन सवाल में अगर जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन राजद के कोटे से मंत्री संजय यादव जी बार बार ये कह रहे हैं कि सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कोई भी हो, मुद्दा यह है कि वहां इलीगल माइनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको रोकने में आप वहां के मंत्री हैं, आप वहां के विधायक हैं, आप वहां के सिटिंग विधायक हैं, आप सक्षम क्यों नहीं है। आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके आधार पर आप ये बार बार कह रहे हैं कि 6 महीने से हमने फोन लगाया, हमने सीएस से बात की, हमने डीआईजी से बात की, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। यदि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, यदि प्रशासन आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, यदि आपके अकॉर्डिंग वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। आपको नैतिकता के आधार पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आपको जिस काम के लिए मंत्री बनाया गया उस काम को करने में आप सक्षम
नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ बयानबाजी करने से वहां पर जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस तमाम चीजों पे पैनी नजर रखी हुई है और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया है। जैसा मैंने कहा कि मैंने दो हिस्सों की बात की, एक तो पूरे संथाल में जो डेवलपमेंट चल रहा है कांग्रेस और राजद का, और दूसरा जो पूरे प्रदेश में इलीगल बालू माफिया के लिए, माइनिंग के लिए जो है बार बार चर्चाएं हो रही है कि इसको रोकने का काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। अब इसमें तीसरा पहलू ये है कि लगातार संजय यादव जी बयान दे रहे हैं कि यदि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं तो मैं सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बहुत अच्छी बात है, आपका यह स्टेटमेंट स्वागत योग्य है। जो संथाल का एरिया है और खासकर गोड्डा का एरिया है जहां से संजय यादव जी मंत्री हैं और बहुत ही हैवी दमदार मंत्री हैं और स्ट्रॉन्ग मैन जो कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में वो हैं, मुझे यह दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वो जब पकड़ की बात आती है प्रशासन पे तो उसका पकड़ कहीं ना कहीं ढीला सा नजर आ रहा है और जिसका ये परिणाम है कि विगत 6 महीनों में वहां पे बालू माफिया सक्रिय है। उनका यह कहना है कि हम लोगों ने अपने माध्यम से जांच के लिए डीसी को, जांच के लिए डीआईजी को, मुख्य सचिव को और यहां तक मुख्यमंत्री को भी लिखा है। मैं उनके जांच में थोड़ा सा सहयोग करना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनके जांच में मैं थोड़ा सहयोग करना चाहता हूं। हो सकता है कि ये जांच सही डायरेक्शन में जाए कि नहीं जाए, उस जांच में मैं सहयोग करना चाहता हूं। और जांच में सहयोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों की यहां जिक्र होनी चाहिए। प्रदीप यादव जी ने अपने लेटर में लिखा था 150 इलीगल हाईवा जो सनातन घाट से चल रहा है वो सारे के सारे इलीगल तरीके से चल रहे हैं। कमाई का बकायदा उन्होंने कहा था 18,000 प्रति हाईवा चलता है। उसके हिसाब से अगर एक दिन की कमाई हो तो 27 लाख 28 लाख आती है और पूरे महीने की कमाई हो तो वो करोड़ों में चला जाता है। वो मुझे लगता है कि 36-27 करोड़ का मामला बनता है। उन सारे 150 हाईवा के ऊपर सिर्फ एक ही नाम रहता है और वो नाम है महालक्ष्मी का, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट। ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के ओनर कौन है, ये आज तक वहां की जनता समझ कर भी नहीं समझ पाई। महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के ओनर का जब बात आता है तो वहां की जनता आवाज तक उठाने में डरती है, क्योंकि यदि उनको लगता है कि आवाज उठाए तो वही महालक्ष्मी के नीचे आकर उनकी मौत ना हो जाए। और यही महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट 150 से ज्यादा हाईवा सनातन घाट से उठाता और अन्य घाटों की चर्चा हम छोड़ देते हैं। अब मंत्री जी को मैं आग्रह करता हूं कि इस महालक्ष्मी हाईवा के मालिक की खोज करें और महालक्ष्मी हाईवा ट्रांसपोर्ट से जो अवैध बालू की उठाव हो रही है उसके लिए रोकथाम में अपना सहयोग करें। और जैसे ही मंत्री जी महालक्ष्मी हाईवा के ट्रांसपोर्टेशन को रोकने में सफल हो जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि गोड्डा में, संथाल में इलीगल बालू का उठाव बंद हो जाएगा। अब मंत्री जी बोलेंगे कि मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं कि महालक्ष्मी कौन है, कहां है। तो मैंने जो लोकल न्यूज मीडिया है जिनका आप तक रीच नहीं हो पाता है, आपको नहीं पता चल पाता है, तो कुछ ऐसे लोकल न्यूज मीडिया से जब मैंने बोला तो उन्होंने उसकी छानबीन की और कुछ न्यूज चला। आप 2 मिनट उस क्लिपिंग को देखिए और देखिए कि किस प्रकार से गोड्डा के घोड़ीचक और गोड्डा के धर्मोडी में एक बाजार सस्ता है जहां पर महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की संख्या, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, वो लगातार वहां पर बालू का इलीगल माइनिंग का जो है दुकानदारी करती है और उसको बेचने का काम करती है। अगर आप इस चीज को स्पष्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं इन सब सारी जांचों के बीच में यदि हम लोग महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का ओनर का पता लगा देते हैं और अवैध खनन जो वहां हो रहा है उसका हम लोग पता कर देते हैं तो ये पूरा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा उस न्यूज को चलाएं और 2 मिनट का क्लिपिंग उसको देखें तो आपको साफ स्पष्ट होगा कि आखिर वर्चस्व कितना है महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का गोड्डा जिला में, वो साफ स्पष्ट हो जाएगा। गोड्डा पिपरेटी मुख्य मार्ग NH 133 पर है और आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे जो है बड़ी खबर ये है कि
एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है NH 133 करोड़ा थाना क्षेत्र में अभी जस्ट जो है थोड़ी देर पहले घटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जो पीला सोना जो है, पीला सोना का बाजार अगर देखा जाए तो प्रत्येक दिन इसी जगह लगता है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख लीजिए कि ओवर रोडेड की तरह जो है हाईवे पे पूरा ओवर रोडेड मारो, और आपको हम दावे के साथ कहते हैं कि बिना चालान का ये पूरा ओवर रोडेड हाईवा जो है यहाँ लगभग नहीं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सुबह करीब 6 से 7 के बीच में यहाँ पे हाईवा गाड़ियाँ बड़ी वाहन यहाँ पे लगती है। और यहीं से इसके बाद दलाल बिचौलिया के संपर्क में आने के बाद यहाँ पे ये लोग क्षेत्र में मालों को, अवैध मालों को सप्लाई करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वहाँ जिला के जो खनन पदाधिकारी है, क्या उनको इस चीज का भनक नहीं है? क्या यहाँ जो गोड्डा परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी है, क्या उनको इस विषय पर संज्ञान नहीं है? या जिला के जो वरीय पदाधिकारी है, प्रशासन है, उन लोगों के आंखों तक ये नजर नहीं आ रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो हम आज दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए कि आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा, आप उस वीडियो फुटेज को देखिए। और इसके बाद सबसे पहले आप थोड़ा सा बता दें कि ये जो मेरे पीछे इधर दिखाइए कि एम्बुलेंस जो जा रही है, ये छोटे बच्चे और दो महिलाएं जो है, एक जेंट्स और एक महिला है, और एक बच्चे जो है हालत बहुत गंभीर है। एक बच्चे की मौत हो चुकी है, एक महिला जो है बुरी तरह से घायल अवस्था में है। अभी जस्ट आप देख लिए होंगे कि अभी जस्ट मेहरमा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से इसे रिकॉर्ड उठा किया गया। लेकिन दुर्भाग्य हम ये बता रहे हैं कि आखिर प्रत्येक दिन इस भोईसर में पीला सोना का जो बाजार लगता है, उसका सरगना कौन और महालक्ष्मी का जो लोगो लगा है, उसका मालिक कौन है, और इस सरगना में कौन कौन सम्मिलित है, वो आप हमें कमेंट करके देखिए कि किस तरह से किसी भी गाड़ी। अब आप बोलिएगा कि ये तो मार्केट का है, अब मेन खनन जहां हो रहा है उसका दीजिए। तो मेन खनन का भी रात का एक वीडियो है जो मैं आग्रह करूंगा उसको भी चला। दूसरा ये जहां पर खनन हो रहा है वहां का वीडियो। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो भी हाईवा चल रहा है उसमें महालक्ष्मी लिखा हुआ है। अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा, यदि सच में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच करना है, तो आप ये पता लगाएं कि आखिर महालक्ष्मी कोई शेल कंपनी है या ओरिजिनल में कहीं कंपनी है जिसका ओनर कौन है। यदि शेल कंपनी है तो ईडी सीबीआई का मामला बनता है। यदि ओनर है इसका है तो ये कौन ऐसा ओनर है जो धड़ल्ले से महालक्ष्मी हाईवा को चला रहा है, और महालक्ष्मी हाईवा का लगातार कनेक्शन जो है बालू माफियाओं के साथ जोड़ता है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो वीडियो में था। 150 जिस हाईवा की चर्चा हुई है, मैं तो कहूंगा कि संख्या भी बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। सिर्फ एक घाट की, अन्य घाटों में भी जो चलती है हाईवा, उसका भी जांच जिला प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए। इसीलिए आपके माध्यम, आपके सुविधा के लिए इस वीडियो को मैंने चलाया, बताया कि किस प्रकार से सिंडिकेट चल रहा है। मैं संजय यादव जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि वो जांच के लिए तैयार हैं, और मैं आग्रह करूंगा संजय यादव जी से भी कि आने वाले समय में जब जांच हो तो महालक्ष्मी का मालिक कौन है, ओनर कौन है, और किसको ये अवैध उगाही का पैसा जाता है, ये भी जांच के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए इन बिंदुओं पे भी जिला प्रशासन को बोले। तभी मुझे लगता है कि पूरा
जो विवाद है उसका पटाक्षेप हो पाएगा, अन्यथा यह मामला इस प्रकार से ही चलता रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज पे लगातार नजर बनाए हुई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, राजद के मंत्री है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये इससे जनता को क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको क्या भलाई का काम हो रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जनता की आवाज बनकर रहेगी। और मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी कहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात की सहमति दी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, यदि ये इलीगल तरीके से जो बालू की ढुलाई हो रही है वो बंद नहीं हुई, चाहे गोड्डा हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे पलामू हो, चाहे कोई भी जिला हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घाट पर जाकर घाट के अवैध उगाही को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए आंदोलन करेंगे। और ये बहुत ही जल्द, अगर सरकार नहीं जागी तो इस चीज को हम लोग धरातल पे उतारेंगे और इसको लेकर भी सरकार, पार्टी की तरफ से योजना बन रही है। और आने वाले समय में ये जो आंदोलनों को धारदार दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन के बाद सरकार की जो दोहरी नीति है उसको भी हम लोग जो है ध्वस्त करने का काम करेंगे। आप सभी प्रेस मीडिया के लोगों ने जो अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रेस मीडिया के बंधुओं को कोई सवाल है, निश्चित तौर पर वो पूछ सकते हैं। ये मुझे नहीं पता है, मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि आदमी को जानकर भी कोई चीजों को बोलने से परहेज करना चाहिए। क्योंकि महालक्ष्मी जो नाम है वो ब्रांड है, और सिर्फ वो संथाल में ही ब्रांड नहीं, बिहार झारखंड में उसका वर्चस्व चलता है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन और सरकार के समक्ष ये सवाल करता हूं कि आपके क्षेत्र में यदि इस तरह का इलीगल एक्टिविटी हो रहा है तो इस इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए कदम उठाए। मैं बोलूंगा तो बोलेगा विरोध ही है, तो विरोध करने के लिए बोल रहा है। जब वास्तविकता है उस पर जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, मैं तो सहयोग कर ही रहा हूं, इसलिए मैंने चलाया है। अब जितना भी हाईवा चला है उसमें एक भी नंबर प्लेट आप नहीं देखेंगे, एक भी किसी में भी नंबर प्लेट, जो मार के भी चला जाएगा हाईवा तो उसको पुलिस नहीं खोज पाएगी। पुलिस के सामने अगर यदि काम हो रहा है ऐसा, तो निश्चित तौर पर कोई तो संरक्षण दे रहा है। अभी संरक्षण कौन दे रहा है ये सरकार को समझना चाहिए। मंत्री जी को मैं इस स्टेटमेंट के लिए भी धन्यवाद देता हूं। और हो सकता है कि मंत्री जी कल की डेट में ये भी बोलते कि महालक्ष्मी का ओनर अमित मंडल है, इसीलिए आज मैं परहेज कर रहा हूं बोलने से। कल हो सकता है कि मंत्री जी ये भी बोलते कि अमित मंडल इसका ओनर है, तो कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि अमित मंडल महालक्ष्मी हाईवा से क्या बोले कट मनी ले रहा है, तो अमित मंडल सबसे बड़ा दबंग पूरे झारखंड में, क्योंकि महालक्ष्मी का आंख उठा के कोई आदमी नहीं देख सकता।